वो राम मंदिर का मुद्दा हो या 370 का मुद्दा हो या यूसीसी का मुद्दा हो, जो जिन मुद्दों के ज़रिए बीजेपी चुनाव में उतरती है, कहीं ना कहीं अब सीए जो हाल ही में हुआ है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि इन मुद्दों को उठाकर भी 400 पार और 370 का जो लक्ष्य रखा है बीजेपी ने खुद के लिए, ये पार करना इतना आसान नहीं है। भले जिस तरह से विपक्षी दल ने रणनीतियां बनाई कि 27 से 28 राजनीतिक दल एकजुट हुए और एकला चलो का नारा देती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में मायावती, और उन्हें भी लाए जाने की जो कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं नाकामयाब होते हुए नजर आए। बिहार में आपको बता दें कि दक्षिण भारत के यहाँ पर दम पर कांग्रेस पार्टी चुनावी हुंकार भरती नजर आ सकती है। बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जरूर है उनको, क्योंकि तेलंगाना में भी हाल ही में सरकार बनी है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से अब सियासी सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है, चुनाव आयोग ने जहां एक ओर आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, तो वहीं अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे बात उत्तर प्रदेश की कर ली जाए या फिर दिल्ली की। दिल्ली जहां लगातार सियासी पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के शिकंजे में और ज्यादा फंसते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में तमाम विपक्षी दल कहीं ना कहीं आपसी मुद्दों को लेकर एक दूसरे के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की चर्चा एक साथ इसलिए भी है क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, तो कहीं ना कहीं जो भी पार्टी दिल्ली की सियासत तक पहुंचने का सपना देख रही है, उसे कहीं ना कहीं यूपी के किले पर फतेह हासिल करनी पड़ेगी। सवाल लगातार ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है कि ईडी सीबीआई को लेकर जो तमाम आरोप इस वक्त आम आदमी पार्टी लगाती हुई नजर आ रही है, सीधे सीधे ईडी सीबीआई को नरेंद्र मोदी का गुंडा बताती हुई नजर आ रही है। क्या वाकई में ये हकीकत है या फिर अरविंद केजरीवाल को मिले समन से अब आम आदमी पार्टी बौखलाती हुई नजर आ रही है? सबसे पहले आपको सुनवाते हैं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह का वो बयान जो अरविंद केजरीवाल को मिले 9वें समन के बाद वो देती हुई नजर आई। सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ एक चीज से मतलब है कि किसी ना किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने से रोक दो। सिर्फ यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी ईडी और सीबीआई का एक इकलौता मकसद है। ये क्या है? ये कैसी गुंडागर्दी है? आज के दिन पे ईडी और सीबीआई मोदी जी के दोनों गुंडे बनके। तो देखा आपने और सुना भी। अब लगातार सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या वाकई में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है? न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे। शिराज है मेरे साथ और शिराज से सबसे पहला सवाल यही रहेगा। शिराज, आतिशी का साफ तौर पर कहना है कि नरेंद्र मोदी से इंतजार ही नहीं हो रहा है। एक तरफ 400 पार का नारा एनडीए देता हुआ नजर आ रहा है, 370 की बात उन्होंने भरे सदन में कह दी कि इतनी सीटें जीतती हुई बीजेपी नजर आएगी, लेकिन ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके विपक्ष को कमजोर भी कर रहे हैं। क्या उन्हें खुद अपनी कथनी पर भरोसा नहीं है जो अपनी करनी को बदलते हुए नजर आ रहे हैं? जी देखिए, ये सिर्फ आतिशी का बयान नहीं है। पीएम मोदी या बीजेपी पार्टी या एनडीए गठबंधन को लेकर तमाम ये सवाल जो है अब लोगों के जहन में दौड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया, कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी इस बात को बखूबी समझती है कि चाहे कितने भी मुद्दे जो है बना ले बीजेपी, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या 370 का मुद्दा हो या यूसीसी का मुद्दा हो, जो जिन मुद्दों के ज़रिए बीजेपी चुनाव में उतरती है, कहीं ना कहीं अब सीए जो हाल ही में हुआ है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि इन मुद्दों को उठाकर भी 400 पार और 370 का जो लक्ष्य रखा है बीजेपी ने खुद के लिए, ये पार करना इतना आसान नहीं है। भले ही बीजेपी जो है उत्तर भारत में बीजेपी का वर्चस्व है, लेकिन दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पे भी अब जो है बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और 2019 के चुनाव से इस चुनाव को कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस टाइम कहीं ना कहीं चुनाव जो थे वो त्रिकोणीय थे और कहीं 3 पार्टियां लड़ रही थी, कहीं 4 पार्टियां लड़ रही थी। लेकिन
लेकिन अब जो गठबंधन बना है, खासतौर पे इंडिया गठबंधन, तो कहीं ना कहीं अब जो पार्टियां मिली हैं उनसे कह सकते हैं कि जो वोट की कटौती होती थी, जिसके बदौलत अब बिहार में देखिए 40 सीटों में से 39 सीटों में जीतने में जो है बीजेपी सफल रही थी। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें हैं अभी बीजेपी के लिए और चुनौती है। आने वाले समय में अब देखना होगा कि जो वोट बैंक अब कट रहा था, जो पार्टियां एक दूसरे से कह सकते हैं जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी हो एक दूसरे का वोट काट रही थी, अब वो एक साथ आए हैं, तो निश्चित तौर पे बीजेपी को इससे एक बड़ा झटका ज़रूर लगा है। इसी वजह से कहीं ना कहीं अब बीजेपी पर ये सवाल उठ रहे हैं वाकई में। और देखिए, एक सबसे बड़ी वजह ईडी सीबीआई को बताया जाता है और दूसरी वजह नेताओं की खरीद फरोख्त, सेंधमारी कह लीजिए या फिर ऑपरेशन लोटस, जिसे विपक्ष लूटस कहता हुआ नजर आता है। क्या ये दूसरा ब्रह्मास्त्र है जिसका इस्तेमाल इस वक्त बीजेपी करते हुए नजर आ रही है? क्योंकि चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, तमाम पार्टियों के नेता कार्यकर्ता धीरे धीरे अब आखिरकार क्यों बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छी है कि नेता अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हैं पार्टी में शामिल होने से? यहाँ पर माही है और माही से सवाल रहेगा। माही, जिस तरीके से जो यहाँ पर बीजेपी अपने प्रभाव की बात करती है, विपक्ष उसे सेंधमारी कहता है, क्या लग रहा है अगर वाकई में एनडीए इतना ज्यादा मजबूत है तो फिर क्यों यहाँ पर नेताओं को कहीं ना कहीं ललचाने की कोशिश की जा रही है, डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है? तमाम विपक्ष के आरोप हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अब उन्हें छोटे छोटे दलों की मतलब एक एक सीट पर एक एक नेता की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए लगातार विपक्षी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल प्रज्ञा, भी जैसा आपने बताया कि विपक्ष लगातार इस बात को लेकर हमलावर है कि कांग्रेस लगातार इन सारी चीज़ों को मुद्दा उठाते हुए नजर आ रही है कि चुनाव आते ही चाहे बीजेपी गैस सिलेंडर का मुद्दा हो या फिर छोटी छोटी चीज़ों में पेट्रोल का दाम कम करना हो, ऐसे ऐसे जुमलेबाजी करते हुए नजर आ रही है। और रही नेताओं को एक दूसरे की पार्टी में छोड़कर जाने, वाकई में बीजेपी चाहती है, जो 400 का ऐलान उसने किया है, वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल की जाए। उसके लिए वो किसी भी पार्टी में तोड़ मरोड़ करके अपनी पार्टी में लाने की कोशिश पूरी लगी हुई है। तो ऐसे में ये सारी चाल है बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हासिल करने की। लेकिन जो नेता छोड़कर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको पता है कि जो बीजेपी का भी जनाधार चल रहा है वो अच्छा है, चाहे वो राम मंदिर की वजह से हो, 370 की वजह से हो या किसी भी रीजन की वजह से। तो नेताओं को अपने भविष्य की चिंता हो रही है। कांग्रेस के पार्टी का बहुत ज़्यादा अस्तित्व बचा नहीं है ऐसे में देखा जाए। अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं अभी बहुत वैसे मझधार में अटके हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन का कोई साफ तौर पर भविष्य नहीं दिख रहा है, तो इसलिए सब लोग अपने भविष्य की तलाश में कहीं ना कहीं कांग्रेस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी में। सॉरी, बिल्कुल। हाँ, देखिए वाकई में, और ये कहीं ना कहीं काफी अहम सवाल भी बन जाता है जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। लेकिन जो रणनीति यहाँ पर इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या वो वाकई में कामयाब होती हुई नजर आएगी? क्योंकि विपक्ष भी दावा कर रहा है कि इस बार केंद्र से मोदी सरकार जो है वो पूरी तरह से गायब होती हुई नजर आएगी, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। प्रांशी है यहाँ पर मेरे साथ और प्रांशी से सवाल रहेगा। प्रांशी, जहां एक और एनडीए 400 पार का नारा दे रहा है तो विपक्ष कह रहा है कि इस बार बीजेपी कहीं से कहीं तक नहीं नजर आएगी, क्या लग रहा है किसके दावे में सच्चाई है? देखिए, बीजेपी ने जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में जो नारा दिया था कि अब की बार 300 पार, लेकिन इस बार यहाँ पर 400 पार का नारा देती हुई नजर आ रही, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं वो पूरा भरोसा है कि इस बार भी बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन सर्वे रिपोर्ट्स पर रुक कर लिया जाए, उसमें भी बीजेपी की जीत नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने जिस तरह से 9 से 10 साल के कार्यकाल में जो करके दिखाया है, कई ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं, कई ऐसे यहाँ पर फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार का जो रहा, अयोध्या में बना राम मंदिर रहा, और उसको लेकर साफ तौर पर यही कहा गया कि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी राज और केंद्र में यहाँ पर मोदी राज देखने को मिल रहा है, और ऐसे में यहाँ पर इनके राज में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। तो 2024 में जीत तो पक्की है, इस तरीके से साफ तौर पर कहा गया। तो ऐसे में देखा जाए, सर्वे रिपोर्ट्स जो कराई जा रहे हैं उसमें बीजेपी की जीत दिखाई जा रही है। विपक्षी दल जो दावा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विपक्षी दल आज भी यहाँ पर हारता हुआ ही देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से विपक्षी दल ने रणनीतियाँ बनाई कि 27 से 28 राजनीतिक दल एकजुट हुए और एकला चलो का नारा देती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में मायावती, और उन्हें भी लाई जाने की जो कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं नाकामयाब होते हुए नजर आए। बिहार में गठबंधन टूट गया,
हमने देखा पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी अलग थलग होती हुई नजर आई। अब यहाँ पर बचती है दिल्ली। यहाँ पर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल अब भी साथ हैं, लेकिन एक वक्त देखा गया यही अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कहते हुए नजर आए थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। लेकिन आज वह कांग्रेस के साथ ही हैं और गठबंधन से देखा जाए तो यहाँ पर अपने प्रत्याशी को वह दिल्ली की सीटों पर उतारते हुए नजर आए हैं। तो अभी यहाँ पर प्रज्ञा देखा जाए जिस गठबंधन को आप साथ में लेकर चल रहे थे वो गठबंधन कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर है। मुझे नहीं लगता कि इस बार भी यहाँ पर विपक्षी दल जीत बोल पाएगा। राहुल गांधी जो मंच से कहते हुए नजर आए हैं कि इस बार देख लेना हमारा गठबंधन जीतेगा, लेकिन यहाँ पर अभी संभावनाएं वो नजर नहीं आ रही। कहीं ना कहीं गठबंधन आज भी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है किन्हीं कारणों की वजह से। वाकई में। और देखिए सवाल ये भी है कि आखिरकार वो कारण क्या है, क्योंकि जब इस गठबंधन की नींव रखी गई, जब इस गठबंधन की शुरुआत की गई तो बड़ी ही मजबूती के साथ ये 26 दल कहीं ना कहीं बीजेपी को चुनौती देते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आए थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ करके ही मानेंगे। लेकिन आखिरकार वो क्या कमियां रही जिसके चलते लगातार ये गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है, कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मेरे साथ दिनेश हैं और दिनेश से सवाल रहेगा। दिनेश, आखिरकार वो क्या कमियां रही जिसकी वजह से इंडिया अलायंस जो है वो लगातार कमजोर हो रहा है? देखिए, जिस तरीके से कहीं ना कहीं आगामी वक्त में चुनौतियों भरा रास्ता दिखाई दे रहा है और तभी तमाम जो विपक्षी दल हैं जो एक साथ एक मंच पर आने की बात कर रहे थे वो अब छिटकते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अभी देखा जाए तो कई ऐसे दल हैं, कई ऐसी पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन में बनी हुई है। चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर ले, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बने हुए हैं, शरद पवार बने हुए हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी एक बड़ा दल है। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर जरूर झटका लगा है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग हो चुकी है, लेकिन महबूबा मुफ्ती बनी हुई है उनके साथ। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी पंजाब में, दिल्ली में सीट शेयर करके और चुनाव लड़ रही है। एक दो पार्टियां जैसे कि ममता बनर्जी की पार्टी अलग हुई है, नीतीश कुमार अलग हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और तमाम नेता ये आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि चुनावी महत्वाकांक्षा को देखते हुए, जीत की महत्वाकांक्षा को देखते हुए संघर्ष के रास्ते पर संघर्ष ना करते हुए डर रहे हैं ये तमाम राजनेता जो कि इंडिया गठबंधन को छोड़ करके जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक सेफ जोन ढूंढना चाहते हैं। संघर्ष के रास्ते को चुनना बड़ा मुश्किल होता है और यही रास्ता शायद अब छोड़ते नजर आ रहे हैं तमाम जो यहाँ पर विपक्षी दल जिन्होंने कहीं ना कहीं फाउंड किया था इंडिया गठबंधन की एक मंच पर लाने का जो आइडिया दिया था। लेकिन अब 2024 का लोकसभा चुनाव है। राहुल गांधी यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा संपन्न आज कर चुके हैं। महाराष्ट्र में एक बड़ी रैली है और इस दौरान आपको बता दें कि दक्षिण भारत के यहाँ पर दम पर कांग्रेस पार्टी चुनावी हुंकार भरती नजर आ सकती है। बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जरूर है उनको, क्योंकि तेलंगाना में भी हाल ही में सरकार बनी है। 2023 के शुरुआत में देखें तो मार्च के महीने में वहाँ पर जो है कर्नाटका में सरकार बनी थी और बड़े राज्य हैं ये। तो ऐसे में जो दल अभी छूट करके निकल गए हैं वो कहीं ना कहीं वर्तमान स्थिति को भांपते हुए यहाँ पर किनारा कर चुके हैं। लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि अब जो जितने गठबंधन की पार्टियाँ यहाँ पर बची हुई हैं वो कितना चुनौती दे पाएंगी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को। वाकई में देखिए, और वहीं दूसरी ओर देखने के लिए मिल रहा है कि अब दिल्ली में भी शायद यहां पर बड़ा खेल होता हुआ देखा जा सकता है, जहां एक और अरविंद केजरीवाल लोकसभा की 7 सीटों पर जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं तो वो खुद ईडी के शिकंजे में फंसे हुए हैं। उनकी पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता थे या तो वो जेल में बंद हैं या फिर घोटालों से जुड़े मामलों में जांच एजेंसियों के रडार पर है। इसके बावजूद आखिरकार जीत यहां पर कैसे हासिल होगी? अक्षय है मेरे साथ और अक्षय से सवाल रहेगा। अक्षय, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जीत का दावा कर रहे हैं, दूसरी ओर उनके पास अब नेता ही नहीं बचे हैं चुनाव में उतारने के लिए। क्या लग रहा है ऐसे में क्या जीत हासिल हो पाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, बड़ा सवाल है वाकई में और चिंताएं मुझे लगता है ज़्यादा है अरविंद केजरीवाल की चिंता और चुनौती। और ख़ासतौर पर मैं जिक्र करूंगा 4 अक्टूबर की उस तारीख का जब पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के दिल्ली के राउज़ स्थित आवास पर रेड पड़ती है। सुबह जब दर्जन भर अधिकारी करीब छापा मारते हैं और शाम को उन्हें गिरफ्तार कर ले जाते हैं। मुख्य वो दिन था 4 अक्टूबर इसलिए क्योंकि इससे पहले अगर आप गौर करेंगे, चाहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सीबीआई के द्वारा, फिर वो ईडी को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी जाती है उनकी कस्टडी, चाहे सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो। 2 जो बड़े चेहरे थे सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के करीबी, वे सरकार में हिस्सा थे, वे दिल्ली सरकार के कह सकते हैं हम सदस्य थे। लेकिन संजय सिंह की गिरफ्तारी बताती थी कि मामला सरकार तक सीमित नहीं है, मामला पार्टी की गहराई तक जुड़ा हुआ है। दिल्ली की जो यहाँ शराब नीति रही है वो तथाकथित है या वाकई में शराब नीति में घोटाला हुआ है ये तो कोर्ट कुछ वक्त बाद जग जाहिर कर ही देगा। लेकिन संजय सिंह की जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद से ही ये लगभग साफ हो गया था कि अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़ने वाली है, क्योंकि गिरफ्तारी संजय सिंह की होती है और उसी ही महीने ईडी पहला समन केजरीवाल के नाम का निकाल देती है। आप गौर करेंगे यहाँ पर तो अरविंद केजरीवाल को कल ही शनिवार के दिन ईडी ने न केवल 9वां समन दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले मामले में भेजा, बल्कि जल बोर्ड का जो घोटाला जिसकी चर्चा अब उठ पड़ी है, जो एक और घोटाले का जिक्र दिल्ली के जो राज्य आता है ये इसके अंतर्गत आ रहा है, उस मामले में भी ईडी ने एक समन निकाल दिया अरविंद केजरीवाल के नाम का। तो कुल मिलाकर के जो जिस तरीके से चाहे केजरीवाल हो चाहे उनकी पार्टी के तमाम नेता इन घोटालों में फंसते चले जा रही हैं, उसके चलते अरविंद केजरीवाल की जो आगामी चुनावों की तैयारियों पर निश्चित तौर पर फर्क पड़ रहा है। अब देखिए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में जब यहाँ पर स्टार प्रचारकों की सूची आम आदमी पार्टी ने जारी की थी तो उसमें गौर करने वाली चीज ये रही कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया का नाम था कि वे स्टार प्रचारक है। सवाल उठ रहा था कि जेल में नेता बंद है, स्टार प्रचार कैसे करेंगे? तो केवल अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कदम पार्टी के द्वारा उठाया जरूर गया था, लेकिन वाकई में वे जेल में बैठकर कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं साध सकते, बहुत बड़ी जनसंख्या को यहाँ जनता को संबोधित नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के केजरीवाल जिस तैयारी के साथ 2 साल पहले अगर मन बना रखा था उन्होंने कि 24 में इस तैयारी के साथ उतरेंगे, उस तैयारी पर बहुत बड़ी सेंधमारी ईडी सीबीआई के इन छापे और नेताओं की गिरफ्तारियों ने की है। वाकई में देखिए, और अब ऐसे में सवाल ये है कि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ईडी के शिकंजे में फंसे हुए हैं। अखिलेश यादव यूपी से आगे का कुछ नहीं सोच रहे हैं। राहुल गांधी न्याय की बात करते हैं लेकिन रणनीति नहीं है। तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए तो वो जनशक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने अपने मुद्दे हैं और दावा करते हैं देश की सत्ता से भाजपा को बाहर करने का। क्या वाकई में कर पाएंगे या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।